Students, today we are going to cover law of demand. इंट्रोडक्शन अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना कि लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किसने किया. लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस करने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल. उन्होंने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई 1890 में. इसमें उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डिमांड का फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. So, law of demand का introduction ये है that law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Public Principles of Economics, which was published in 1890. The law explains the functional relationship between price and quantity demanded. So, यहाँ पर आपके लिए बहुत important है याद रखना कि law explains the functional relationship between two things, that is price and quantity demanded. स्टेटमेंट ऑफ लॉ, इसे एज इट इज लर्न करना है आप लोगों को. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल आपको एजम्पशंस में डिस्कस किया जाएगा डिटेल में. Higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. That means inverse relationship दिखाया जा रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में. जब प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर द कमोडिटी कम हो जाती है. यानी कि प्राइस और डिमांड दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है. अकॉर्डिंग टू Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and vice versa. सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन की बात की जा रही है. सिंबॉलिकली देखते हैं, सिंबॉलिकली इसे कैसे लिखा जा सकता है. तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज dx equals to f of price of x. Now f refers to function, x is the commodity, and d is the demand for commodity. P refers to the price of commodity. डिमांड स्केड्यूल देखिए, यहाँ पर प्राइस एज्यूम किया जा रहा है 50, 40, 30, 20 एंड 10 रुपीज़. और क्वांटिटी डिमांडेड अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो 50 रुपीज़ पे क्वांटिटी डिमांडेड है 1. प्राइस जब कम होकर 40 रुपीज़ पे गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर 2 हो गई है. यानी कि इस टेबल में ये दिखाया जा रहा है कि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है. 30 रुपीज़ प्राइस हुआ है किसी प्रोडक्ट का तो डिमांड हो गई है 3 किलोग्राम्स. 20 रुपीज़ प्राइस हुआ है प्रोडक्ट का तो डिमांड हो गई है 4 किलोग्राम्स. और 10 रुपीज़ प्रोडक्ट का प्राइस होने पर डिमांड हो गई है 5 किलोग्राम्स. यानी कि प्राइस इज डिक्रीजिंग बट डिमांड इज इंक्रीजिंग. डिमांड कर्व, उसी स्केड्यूल को लेकर हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर. एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट की है यहाँ पर, और वाई एक्सिस पे प्राइस दिया गया है. पॉइंट्स को प्लॉट किया गया है और पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आपको डी लाइन मिलती है, डिमांड लाइन मिलती है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट जाने का रीज़न ये है कि देयर इज़ वन थिंग इंक्रीजिंग एंड अदर वन थिंग इज डिक्रीजिंग. यानी कि प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है. ये एक रीज़न होता है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का. Explanation of the demand curve. X-axis represents the demand for the commodity and Y-axis represent the price for a commodity X. DD is the demand curve which slopes downward from left to right due to the inverse relationship between price and quantity demanded. तो आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस जब बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर डिस्काउंट ऑफर्स आते हैं. जैसे ही डिस्काउंट ऑफर्स आते हैं, साड़ीज़ पर आता है, ज्वेलरी पे आता है, किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ऑफर जब आता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं. अभी आते हैं हम लोग अजम्पशंस के ऊपर. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो पॉइंट मैंने आपको कहा था हम अजम्पशंस में डिटेल में करेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. अजम्पशंस आपकी टोटल हैं 7, और उसको लर्न करने का तरीका है नो कॉस्ट प्राइस. नो वर्ड से आपके 4 पॉइंट हैं, सी से आपका 1 पॉइंट है, और पी पॉइंट से आपके 2 पॉइंट बन रहे हैं पी वर्ड से. सो फर्स्ट है आपका
नो से नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड है नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। थर्ड, नो चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशंस एक्सेट्रा। फोर्थ, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। सो नो वर्ड से आपकी 4 चीजें हैं। फिफ्थ, सी वर्ड से बन रहा है आपका कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। पी से prices of substitute goods remain constant, and seventh is prices of complementary goods remain constant. So इसे लर्न करने का आसान तरीका है, क्लू वर्ड याद रखिएगा, नो सीपी यानी कि नो कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट आते हैं नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अभी लॉ आपको एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि हम सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर चलेंगे, प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। बाकी सब चीज़ों को आप कांस्टेंट मान के चलेंगे, ये मान के चलेंगे कि उनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इट इज एज्यूम दैट, यानी कि लॉ ये एज्यूम करके चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर कर रहा हूं, उस टाइम के ऊपर पॉपुलेशन अनचेंज रहती है, पॉपुलेशन का साइज ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। सो इट इज अज्यूम्ड दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो साइज बदलता रहता है। अगर लॉ को प्रूव करना है तो आपको ये मान के चलना है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। Any change in the size and composition of population of a country affects the total demand for the प्रोडक्ट। और अगर आपका चेंज आता है साइज और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में, यानी कि ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन लॉ को प्रूव करने के लिए आपको एज्यूम करना है दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड इज नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस। करंटली जो प्राइस चल रहा है आप उसको बेस्ट प्राइस मान के चल रहे हैं, यानी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो प्राइस कम होने वाला है या बढ़ने वाला है। आप आज के प्राइस को लेकर ही अपनी डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो हमारा सेकंड पॉइंट होता है कि लॉ ये एज्यूम करके चलता है कि आने वाले टाइम में प्राइस में कोई चेंज आने वाला नहीं है। सो इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन द प्राइस इन द नियर फ्यूचर। और अगर कहीं इस चेंज को लिया जाए तो क्या होगा, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन द प्राइसेस इन फ्यूचर देन द डिमांड मे बी मोर एट प्रेजेंट ओनली इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइसेस। हमारा थर्ड पॉइंट आता है नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशंस एक्सेट्रा। यानी कि हम ये मान कर चल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम प्राइस और डिमांड को एनालाइज कर रहे हैं, कस्टमर का टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन कुछ भी बदलता नहीं है। अगर ये फैक्टर्स बदलेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड में भी चेंज आएंगे, लेकिन आपने ये मानना है कि जो भी चेंज आ रहा है वो सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहा है, यानी कि बाकी सारी चीज़ें यानी कि टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशन वो सब सेम रहते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। एक्चुअल में हमें पता है अगर किसी कमोडिटी के ऊपर टैक्स बढ़ जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। तो लेकिन हमें लॉ में क्या लेना है, हमने लॉ में सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, वो है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बाकी फैक्टर्स को हमने अनचेंज्ड एज्यूम करना है। तो यहाँ पर भी हमने अजम्पशन क्या लिखी है, देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर इट इज एज्यूम्ड दैट there is no change in the policy of taxation declared by the government. हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। एक्चुअल में जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ आप डिमांड करते हैं तो उसमें लिखा गया है कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है। लेकिन अपने लॉ को प्रूव करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने इनकम के लेवल को भी कांस्टेंट एज्यूम करना है। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेशनल देन
consumers' income should remain constant. If there is rise in income, people may demand more at a given price. Then prices of substitute goods should also remain constant. अभी substitute goods क्या होती हैं? Substitute means जैसे टी एंड कॉफ़ी. आपके टी का दाम बढ़ गया है, कॉफ़ी का प्राइस कम है, तो लोग कॉफ़ी को ऑप्ट करना चालू कर देते हैं, टी की खरीदारी थोड़ी कम हो जाती है. सो आपने ये एज्यूम करना है prices of substitute goods remain constant. It is assumed that prices of all substitute goods remain unchanged. Any change in the price of substitute will affect the demand for that commodity. Then prices of complementary goods also remain constant. Complementary goods remain constant का मतलब ये है कि आप ये मान के चलते हैं कि जैसे सब्स्टिट्यूट के प्राइस चेंज नहीं होते, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी चेंज नहीं होते. इट इज़ एज्यूम दैट द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड. अभी लेट्स गो बैक टू द फुल टॉपिक वंस अगेन. हमने क्या क्या कवर किया है? सबसे पहले आज हमने कवर किया लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया. इंट्रोडक्शन में वी हैव क्लियर दैट एल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किया था एंड ही हैज़ रिटन अ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890. अब लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स अबाउट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. स्टेटमेंट मैंने कहा आपको एज इट इज लर्न करनी है. Other things being equal, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. Symbolically expression, यहाँ पर expression क्या है? Demand for commodity X is depending upon function of prices of X. सो डिमांड शेड्यूल बनाया. इस शेड्यूल में प्राइस कम होता हुआ दिखा रहे हैं और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती हुई दिखा रहे हैं. जैसे 50 रुपीज़ में आप 1 kg एप्पल खरीदते थे, 40 रुपीज़ में आप 2 kg खरीद रहे हो, 30 रुपीज़ में आप 3 kgs खरीद रहे हो, 20 रुपीज़ में आप 4 kgs खरीद रहे हो, 10 रुपीज़ में आप 5 kgs खरीद रहे हो. इसी स्केड्यूल को हमने ड्रॉ किया, डिमांड कर्व बनाया, जिसमें डिमांड कर्व डीडी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा आपको लेफ्ट टू राइट, जो इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड को दिखाता है. यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है. उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया जिसमें क्लियरली लिखा गया इट इज़ शोइंग इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. एजम्पशंस लिए, एजम्पशंस के लिए मैंने आपको क्लू वर्ड दिया, आपको याद रखना है नो कॉस्ट प्राइस. नो से 4 पॉइंट थे. नो चेंज इन द साइज ऑफ द population, no expectation about future changes in price, no changes in taste, habits, preferences, fashions, etc. No change in the taxation policy. So no से आपके 4 पॉइंट ये वाले बने. C से बना constant level of income. P से हमने 2 पॉइंट लिए, that is prices of substitute goods remain constant. 7th prices of complementary goods remain constant. फिर मैंने आपको इसका explanation दिया. पहले no change in the size of population. एक्चुअल में साइज बढ़ता रहता है पॉपुलेशन का कॉन्स्टेंटली, लेकिन लॉ को प्रूव करने के लिए, ट्रूली ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें ये एज्यूम करना है कि देयर इज़ नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. देन नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंजेस. आपने ये एज्यूम करना है कि आने वाले टाइम में कोई भी प्राइस में चेंज होने वाला नहीं है. जो प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा है वही चलेगा और चेंजेस होने की संभावना नहीं है. देन नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस एंड फैशन. एज्यूम आपको करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कस्टमर का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस और फैशन सेम रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आते हैं. देन गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी चेंज नहीं होती, जो है टैक्स का पॉलिसी वही रहता है. सो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर टैक्स की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है. देन लेवल ऑफ इनकम, इनकम भी हमने एज्यूम करनी है कि कांस्टेंट रहती है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ना बढ़ रही है इनकम ना कम हो रही है. देन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी हमने ये मानना है कि कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड को एनालाइज कर रहे हैं. देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं, इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो उसी को एज्यूम करके आप अपने लॉ को प्रूफ करेंगे. सो प्लीज स्टूडेंट्स, गो थ्रू द लेक्चर एंड प्रिपेयर द आंसर. थैंक यू.